Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Inside Sports Science. This is the third lecture of PYQ series of CUET PG 2026 Physical Education. लास्ट लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ा था। इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सैंपल्स, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम सैंपल्स किस तरीके से कलेक्ट करते हैं। राइट, सो हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर, यू आर वाचिंग इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। सो लेट्स बिगिन। अभी हम शुरू करने वाले हैं टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं उस सैंपल से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। राइट, तो अभी हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स टू कलेक्ट द सैंपल्स, टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द सैंपल्स। राइट, तो हमारा फर्स्ट मेथड है, टूल है क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर का मतलब ये है अ सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस गिवन टू द रिस्पोंडेंट। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक सेट होता है क्वेश्चंस का जिसमें 14 टू 15 क्वेश्चंस या इवन उससे और भी कई ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 50 टू 60 क्वेश्चंस जो हम रिस्पोंडेंट को देते हैं और वो अपने अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चंस की आंसर करता है। राइट, जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट में, आपके इंस्टीट्यूशंस में कई सारे पीएचडी स्कॉलर्स होंगे। राइट, वो रेगुलरली आपको कुछ ना कुछ गूगल फॉर्म्स देते होंगे फिल करने के लिए। तो एक्चुअली कर क्या रहे हैं, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं सैंपल से। आप उनके सैंपल्स हैं और आप जो रिस्पॉन्स उनको देते हैं दैट इज देयर डेटा। राइट, नाउ द क्वेश्चनर कैन बी ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। व्हाट डज दिस मीन? ओपन एंडेड का मतलब ये है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और आप उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर दे रहे हैं, दैट इज ओपन एंडेड, विच मीन्स आप वन पैराग्राफ का या वन पेज या टू पेज का आप एक लंबा चौड़ा जब आप आंसर देते हैं अपने अकॉर्डिंगली, आप अपने ओपिनियंस बताते हैं या आप अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड मीन्स आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली आप आंसर दे रहे हैं और वो आंसर की जो लेंथ है वो पर्सन टू पर्सन डिसाइड की जाती है, दैट इज ओपन एंडेड। देन कम्स द क्लोज एंडेड। व्हाट इज क्लोज एंडेड? क्लोज एंडेड मीन्स आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन के नीचे आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी एंड डी, और आपको एज एन आंसर कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। राइट, दैट इज क्लोज एंडेड, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अपनी चॉइस नहीं है, आपको सेलेक्ट करना है जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई एक। बहरहाल जो सबसे एक्यूरेट माना जाता है दैट इज ओपन एंडेड। राइट, यूज्ड इन सर्वेस एंड लार्ज सैंपल्स। जो लार्ज सैंपल्स होता है जहां पे आपके पास 500 सैंपल्स है या 1000 सैंपल्स है, तो ये इन सैंपल साइज पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर, इतने बड़े सैंपल्स के ऊपर आप सर्वे नहीं कर सकते, आप इंटरव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। व्हिच मीन्स द क्वेश्चनेयर मेथड इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। दिस इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। राइट? इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं गूगल फॉर्म, प्रिंटेड सर्वे शीट। आप इसको गूगल फॉर्म के मेथड से भी दे सकते हैं और आप प्रिंट करके भी दे सकते हैं। कम्स इंटरव्यू मेथड। क्या होता है इंटरव्यू मेथड? रिसर्चर आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली टू द रिस्पोंडेंट। रिसर्चर होता है और उसके सामने उसका रिस्पोंडेंट, उसका सैंपल खड़ा होता है और आप डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज इंटरव्यू। नाउ इंटरव्यू के कई सारे टाइप्स होते हैं। पहला आता है आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, देन कम्स अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, देन सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्या फर्क होता है इन तीनों में? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें आपका एजेंडा फिक्स होता है या आपका एम्बिशन, एम, ये फिक्स होता है और आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आप अपने सैंपल से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। आप उनसे बाहर नहीं जाने वाले और सेट ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो पहले से प्री डिटरमाइंड होता है कि आप इन इन क्वेश्चंस के बारे में उससे पूछने वाले हैं। राइट, दैट इज योर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। देन कम्स अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जो आप यूट्यूब में पॉडकास्ट देखते हैं या और भी कई सारी चीजें देखते हैं, दैट आर कैन बी कंसिडर्ड एज ए अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसमें आपके पास सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आप उनके पर्सनल लाइफ या उनके प्रोफेशनल लाइफ से के एक्सपीरियंस को आप यूट्यूब में लाना चाहते हैं, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्योंकि अगर आप उसमें स्ट्रक्चर बना देंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो आपका सैंपल है वो उतने अच्छे से आंसर ना दे पाए और उस लेवल का नॉलेज आपको ना मिल पाए। देन कम्स सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? जिसमें आपके पास एम तो होता है लेकिन सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके पास मौजूद नहीं होते हैं। करेक्ट? आप ऑन द स्पॉट उससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू।
राइट? इसमें आपका टेड टॉक्स हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकता है एंड एनीथिंग एल्स। करेक्ट? तो आई होप आपको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ये क्लियर होगा। यूजफुल फॉर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। अगर आपको किसी पर्सनैलिटी के बारे में या किसी इंसान के बारे में इन डेप्थ अगर आपको जानना है तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आपको 500 या 1000 लोगों के ऊपर ये कंडक्ट कराना है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित हो सकता है। आपके पास उतने सारे इंटरव्यूअर भी मौजूद होने चाहिए और उतने स्किल्ड इंटरव्यूअर भी होने चाहिए। करेक्ट? सो दिस इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर large samples, right? Okay, let's move forward. Then comes observation. Collecting data by watching subject or event. आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आप किसी इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप डायरेक्टली उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ना ही आप उससे रिटर्न फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कि हमने अभी देखा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्वेश्चन मेथड के थ्रू। आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके पास है, आपने वो अपने सैंपल को दे दिया, दैट इज क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर। इंटरव्यू में भी आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया अपने सैंपल से। ऑब्जर्वेशन में आप डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते, आप उसके नेचर को स्टडी करते हैं डीपली। करेक्ट? और इसके तीन टाइप होते हैं। द फर्स्ट वन इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सेकंड वन इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? लेट्स से आपने एक ग्रुप बनाया। यूजुअली ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आएगा जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। आपने कुछ लोगों का ग्रुप बनाया, राइट? और उस ग्रुप को आपने कुछ टॉपिक दे दिया। जैसे कि वो टॉपिक हो सकता है डीमोनेटाइजेशन, जो 2016 में हुई थी। डी या फिर कोविड-19। आपने ऐसे कुछ टॉपिक्स एक ग्रुप को दे दिया इनडायरेक्टली, और वो जो ग्रुप है वो इन टॉपिक्स के ऊपर डिबेट करता है या डिस्कशन करता है, राइट? और जो ऑब्जर्वर होता है वो एज अ पार्टिसिपेंट उनके ग्रुप के बीच ही मौजूद होता है। इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जो आपके सैंपल्स हैं, जो आपके एलिमेंट्स हैं, उनको खुद को नहीं पता कि हमको ऑब्जर्व कोई कर रहा है, या अगर कोई कर भी रहा है तो वो कौन है। दैट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। करेक्ट? आई होप आपको ये समझ में आएगा। इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप अपने सैंपल का नेचर, बिहेवियर को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देन कम्स नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप किसी टॉपिक के ऊपर, दैट इज डीमोनेटाइजेशन या कोविड-19, उसके ऊपर डिस्कशन करता है, और जो ऑब्जर्वर होता है वो कहीं बैठ के आपके ये नेचर को ऑब्जर्व करता है। दिस इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आप डिफेंस की तैयारी करते हैं तो आप जाहिर सी बात है आप एसएसबी के बारे में जानते होंगे। इसमें यही होता है, जब आप पीपीडीटी देने जाते हैं, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, या फिर आप उसके आगे एसआरटी देने जाते हैं या एनीथिंग एल्स, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें यही होता है, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन करते हैं, और एक ऑब्जर्वर होता है जिसको हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो साइकोलॉजिस्ट आपके बिहेवियर, आपके नेचर, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को स्टडी करता है। करेक्ट? देन कम्स स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। जैसे कि मैंने आपको इंटरव्यू में बताया था, उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में। इसमें क्या होता है, आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड मौजूद होता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि आपको आपके ऑब्जर्वर के, ऑब्जर्वेंट के इन इन क्वालिटीज को स्टडी करना है, उसके बाहर आपको नहीं जाना है। जैसे कि आपको स्टडी करना है उसकी लीडरशिप क्वालिटी की, लीडरशिप क्वालिटी, या फिर आपको जानना है उसके फ्रेंडली बिहेवियर के बारे में, फ्रेंडलीनेस। आपको स्टडी करना है उसके एंगर के बारे में। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर मौजूद है जिनके ऊपर आप स्टडी करते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड में आप बस ऑब्जर्व करते रहते हैं और आपको जो नजर आता है आप उसको नोट डाउन करते हैं। दैट इज ऑब्जर्वेशन। करेक्ट? ओके। देन कम्स केस स्टडी। व्हाट इज केस स्टडी? ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। आप एक केस या एक पर्सन के ऊपर, एक सिचुएशन के ऊपर बहुत लंबे टाइम से जब आप स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज द केस स्टडी। डिटेल्ड स्टडी ऑफ वन इंडिविजुअल, ग्रुप और सिचुएशन। जैसे कि अभी आया कोविड-19,
तो जाहिर सी बात है केस स्टडी जो इसका हुआ होगा वो 1 दिन या 2 दिन का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, कई साल लगते हैं तब जाके उसकी वैक्सीन बनती है, राइट? सो दिस इज व्हाट द केस स्टडी इज। इन्वेस्टिगेशन, व्हाट एंड व्हाई। आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, व्हाट मतलब क्या है वो, और व्हाई वो जो इंसिडेंट हुआ वो क्यों हुआ, दैट इज केस स्टडी, करेक्ट? ओके, देन कम्स सोशियोमेट्रिक टेक्निक, मेजर्स सोशल रिलेशनशिप इन अ ग्रुप, फ्रेंडशिप, लीडरशिप, रिजेक्शन। मतलब आप किसी पर्सन के सोशल रिलेशनशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो अपने ग्रुप के साथ कैसे है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे है, उसके अंदर कैसी लीडरशिप क्वालिटीज है, करेक्ट? दिस इज व्हाट वी कॉल सोशियोमेट्रिक टेक्निक। आई होप यहाँ तक कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्मेटिव सर्वे। व्हाट इज नॉर्मेटिव सर्वे? A normative survey is a research method which determines and reports the current condition and practice. जब आप किसी करंट कंडीशन के बारे में स्टडी करते हैं या करंट प्रैक्टिस के बारे में स्टडी करते हैं, दैट कम्स अंडर द नॉर्मेटिव सर्वे ऑफ ए पॉपुलेशन बाय कलेक्टिंग डेटा थ्रू क्वेश्चनर्स, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन, राइट? आप करंट कंडीशन के बारे में या प्रैक्टिस के बारे में स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन की, कैसे? आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चनर के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू या ऑब्जर्वेशन के थ्रू, करेक्ट? इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू फाइंड द फैक्ट्स अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन के फैक्ट्स के बारे में जानना, टू स्टडी ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स। आप डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, क्यों कंपेयर करते हैं? टू हेल्प इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, करेक्ट? इससे पहले जो हम मेथड्स पढ़ रहे थे, टेक्निक्स पढ़ रहे थे, इसमें हम सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे थे अलग अलग तरीके से, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, हम डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं ताकि हम फ्यूचर प्लानिंग कर सके, हम डिसीजन बना सके, राइट? आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीयूटी पीजी 2023, करेक्ट? पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। Which of the following research technique generally seeks to gather performance of knowledge data on a large sample from a population and present result? Present result ये आपको एक की पॉइंट मिल गया in the form of comparative standards. आप स्टैंडर्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं, प्रेजेंट रिजल्ट के बारे में जान रहे हैं, तो ये किस मेथड की बात कर रहा है? इंटरव्यू? नो। नॉर्मेटिव सर्वे? यस, ये नॉर्मेटिव सर्वे की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप इसमें प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट रिजल्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आप कंपेयर कर रहे हैं दो सिचुएशन को, कंपेरेटिव स्टैंडर्ड्स, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स टू हेल्प प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, राइट? इजी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट? ओके, अब हम बढ़ते हैं वैलिडिटी की तरफ। व्हाट इज वैलिडिटी? Validity is how accurately a method, tool, or technique measures the specific concept or construct it is intended to measure. क्या मतलब निकलता है इसका? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीन बनाई और वो मशीन है वेइंग मशीन। वेइंग, और मैंने इस मशीन को क्यों बनाई है? मेरा पर्पस ये है कि ये जो मशीन है ये आपकी वेट मेजर करेगा। अब व्हाट इज द वैलिडिटी? अगर जो मेरा ये मशीन है अगर ये सच में वेट मेजर कर रहा है, देन वी कैन से दैट हियर द वैलिडिटी एग्जिस्ट, यहाँ पे वैलिडिटी है इसकी। लेकिन अगर ये जो मशीन है ये मेरी वेट मेजर ना करके अगर ये फैट परसेंटेज को मेजर कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये मशीन वेट मेजर करने के लिए वैलिड नहीं है, करेक्ट? जैसे कि एक और एग्जांपल से हम लेते हैं, मैंने एक मशीन बनाई, डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर, मैंने एक मशीन बनाई है और मेरा ये मानना है कि मैंने जो मशीन बनाई है ये मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर करेगा। मस्कुलर स्ट्रेंथ, तो मेरे इस मशीन को वैलिड करार तब दिया जाएगा जब ये सच में मेरे मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर करेगा। अगर ये मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर ना करके ये मस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे वैलिडिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट? आपने जो टेक्निक बनाया है, आपने जो टूल को बनाया है, अगर वो टेक्निक या टूल अगर वो उसी कंपोनेंट को मेजर कर रहा है जिसके लिए वो बनाया गया है,
देन वी कैन से हियर द वैलिडिटी एग्जिस्ट। अगर वो नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि वैलिडिटी डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। नाउ अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के बारे में। वैसे तो वैलिडिटी के कई सारे टाइप्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में, बट हियर इन द रिसर्च वैलिडिटी आर ऑफ टू टाइप्स, द इंटरनल वैलिडिटी एंड द एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब हम समझते हैं क्या फर्क होता है इंटरनल वैलिडिटी में और एक्सटर्नल वैलिडिटी में। फर्स्ट, इंटरनल वैलिडिटी, the degree to which the study accurately establishes a cause and effect relationship without being influenced by extraneous variable। इसको हम आगे स्टडी करने वाले हैं अच्छे से। तो क्या होता है इंटरनल वैलिडिटी? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मैंने एक ट्रेनिंग मेथड बनाया जिससे मेरा मानना है कि अगर आप उस ट्रेनिंग मेथड को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका वेट गेन होगा, राइट। मैंने बनाया है ट्रेनिंग मेथड एक स्किनी लोगों के लिए, स्किनी मतलब पतले लोग। तो मैंने एक ट्रेनिंग मेथड बनाया जिसमें मेरा यह दावा है कि अगर आप इस ट्रेनिंग मेथड को परफॉर्म करते हैं तो आपका वेट गेन होगा। ट्रेनिंग मेथड, और मेरा यह मानना है कि अगर आप इस ट्रेनिंग मेथड को अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे आपका वेट गेन होगा। बट द थिंग इज, मेरे मेरे एक ट्रेनी ने इस ट्रेनिंग मेथड को फॉलो किया और उसका वेट गेन हो भी गया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो वेट गेन हुआ है ये मेरे ट्रेनिंग मेथड की वजह से हुआ है, करेक्ट। लेकिन जब मैंने और रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि ये रोज समोसे भी खाता है। तो क्या जो इसका वेट गेन हुआ है वो मेरे ट्रेनिंग मेथड की वजह से हुआ है? नहीं, वो इसके जंक फूड खाने की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर मैंने कोई ट्रेनिंग मेथड बनाया है और अगर मेरा ये दावा है कि वो ट्रेनिंग मेथड आपका वेट गेन करा सकता है, विच मीन्स वो आपके मसल मास को इंक्रीज कर रहा है, राइट। और क्या समोसा खाने से मसल मास इंक्रीज होता है? नहीं, उससे फैट इंक्रीज होता है, राइट। क्या आपको समझ में आया? तो यहाँ पे जो वेट गेन हुआ है, क्या ये मेरे ट्रेनिंग की वजह से हुआ है? नहीं, ये जो वेट गेन हुआ है ये इसके समोसे खाने की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। इंटरनल वैलिडिटी क्या बोलता है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आईवी, जो है हमारा ट्रेनिंग मेथड, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो है हमारा वेट गेन, जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो फर्क आ रहा है क्या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही आ रहा है? अगर नहीं तो इसका मतलब है वहां पे इंटरनल वैलिडिटी एग्जिस्ट नहीं करती, करेक्ट। अगर आ रहा है देन वी कैन से दैट हियर द इंटरनल वैलिडिटी एग्जिस्ट, करेक्ट। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी को, करेक्ट। मैंने इंटरनल वैलिडिटी आपको समझा दिया है कि मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपका वेट गेन हो सकता है, वेट गेन। और मैंने रिसर्च किया और मैंने पाया कि यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी एग्जिस्ट कर रही है, विच मीन्स आपका जो वेट गेन हो रहा है वो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से ही हो रहा है। हियर द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड हियर द वेट गेन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और मेरे रिसर्च करने पर मुझे ये पता चला कि यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेट गेन हो रहा है पर्सन का वो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से ही हो रहा है। नाउ द थिंग इज, व्हाट इज एक्सटर्नल वैलिडिटी? क्या ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्या ये सारे पॉपुलेशन के लिए लागू किया जा सकता है? जैसे एक पर्सन है आयुष, आयुष के लिए ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये बेनिफिशियल साबित हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सभी के लिए बेनिफिशियल साबित हो। क्या मैं इसको सभी पॉपुलेशन के ऊपर, लेट्स से आयुष इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, तो ये आयुष के ऊपर तो बेनिफिशियल साबित हुआ, ये आयुष के ऊपर एक्सेप्टेबल है। क्या ये क्लास 10th के सारे बच्चों के ऊपर बेनिफिशियल साबित हो सकता है? क्या ये सारे स्कूल स्टूडेंट के ऊपर बेनिफिशियल साबित हो सकता है? क्या ये पूरे पॉपुलेशन के ऊपर बेनिफिशियल साबित हो सकता है? अगर हाँ, देन हियर वी कैन से द एक्सटर्नल वैलिडिटी एग्जिस्ट, और अगर ना तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे एक्सटर्नल वैलिडिटी एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, मेरा सैंपल था आयुष जो कि क्लास 10th का स्टूडेंट है, और मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो करने से उसका वेट गेन हो गया। तो मैंने ये पाया कि अगर ये आयुष के ऊपर वैलिड है तो मैंने एक और नितिन नाम का लड़का है, मैंने उसके ऊपर भी ये प्रोग्राम अप्लाई किया, तो उसके ऊपर भी
जो रिजल्ट है वो सेम मिला। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो क्लास 10th के जो बच्चे हैं जिनका एज 16 ईयर्स से 17 ईयर्स होता है, उनके ऊपर तो एप्लीकेबल है, करेक्ट। लेकिन जब मैंने एक कॉलेज स्टूडेंट या फिर मैंने एक जॉब जो कर रहा है उस पर्सन के ऊपर अगर मैंने इसको अप्लाई किया, तो मैंने पाया कि उनके ऊपर ये वैलिड नहीं है, उनका वेट गेन नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो मैंने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि ये 10th क्लास तक के स्टूडेंट विच मीन्स टीन एजर्स के ऊपर तो एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो अडल्ट हैं ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे एक्सटर्नल वैलिडिटी एग्जिस्ट नहीं करती, करेक्ट। अगर ये अडल्ट के ऊपर भी कारगर साबित होता, अगर ये उनके लिए भी बेनिफिशियल साबित होता, तो मैं ये कहता कि हियर द एक्सटर्नल वैलिडिटी एग्जिस्ट। आई होप आपको यहाँ तक चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम समझते हैं थ्रेट्स टू द इंटरनल वैलिडिटी। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके इंटरनल वैलिडिटी के लिए थ्रेट साबित होते हैं, विच मीन्स ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके इंटरनल वैलिडिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, व्हाट इज इंटरनल वैलिडिटी, कि क्या जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आ रहे हैं क्या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही आ रहे हैं, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज तो लाते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से नहीं आते। हम अभी उनको स्टडी करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, राइट। ओके, फर्स्ट वन इज हिस्ट्री। एक्सटर्नल इवेंट्स ऑकरिंग ड्यूरिंग द स्टडी दैट अफेक्ट रिजल्ट। जैसे कि मैं एक रिसर्च परफॉर्म कर रहा हूँ 1990 में, करेक्ट, और मेरे रिसर्च परफॉर्म करने के दौरान वहां पे एक सुनामी आ गई, या वहां पे आ गया भूकंप, अर्थक्वेक। तो ये मेरे रिसर्च को डिस्टर्ब कर सकता है। और जब मैं वापस से रिसर्च करना शुरू करूं, तब मेरा जो मेंटल कंडीशंस है वो चेंज हो सकती है। शायद मैं पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाऊं, या फिर मेरे सैंपल्स चेंज हो जाते हैं, या मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें एक डिफरेंट आपको चेंजेस नज़र आ सकता है। तो क्या ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज नज़र आया है, क्या ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आया? नहीं, ये उस इवेंट की वजह से आया है। जो सुनामी है, अर्थक्वेक है, या और भी कुछ हो सकता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। कोई अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, राइट? कोई ऐसा पॉलिसी भी हो सकता है, लॉ भी हो सकता है जो बेनिफिशियल हो आम लोगों के लिए। उनकी वजह से भी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ सकता है, जिसका रीज़न इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। That is history, and it is a threat to internal validity, correct. Okay, let's move forward. Now comes maturation. What is maturation? मैंने आपको बताया था केस स्टडी एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू आप स्टडी करते हैं किसी इंडिविजुअल सैंपल्स के ऊपर। और केस स्टडी जो मेथड होता है ये काफी लंबा चलने वाला प्रोसेस होता है। एक दो दिन में ये मेथड कंप्लीट नहीं होता, ये कई सालों तक चलता है। मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं एक बच्चे के ऊपर, एक बच्चे के साइकोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर। मान लीजिए एक एक काउंसलर है, करेक्ट। काउंसलर का काम क्या होता है, वो काउंसलिंग करता है बच्चों की, करेक्ट। इस काउंसलर के पास एक पेरेंट आया इस काउंसलर के पास। उन्होंने कहा कि ये हमारा बेबी है और ये बहुत ही ज्यादा बदमाश है, आप प्लीज इसकी कुछ काउंसलिंग करिए ताकि ये बदमाशी करना बंद कर दे और ये अपने पढ़ाई को लेके सीरियस हो जाए। ये पढ़ाई भी नहीं करता और ये बदमाशी भी बहुत ज्यादा करता है। तो एक काउंसलर इसको काउंसलिंग देता है, और 2-3 साल बाद काउंसलर को ये पता चलता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है, ये बदमाशी कम कर दिया है, या फिर ये पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। 2-3 साल बाद उसको ये नज़र आता है। तो क्या ये जो मैच्योरेशन इस बच्चे के अंदर आया है, ये बच्चा जो अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हुआ है, क्या ये इसकी काउंसलिंग की वजह से हुआ है? नहीं। 2-3 साल बाद एक बच्चा अच्छा खासा मैच्योर हो जाता है। शायद उसकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए होंगे जो उसको मैच्योर बना दिए।
या फिर वो खुद ही मैच्योर हो गया होगा किसी को देख के, किसी से इंस्पायर होके। तो ये जो उसके बिहेवियर में चेंज आया है, इसकी काउंसलिंग की वजह से नहीं आया है, ये इतने साल तक जो इसके एक्सपीरियंसेस थे उसकी वजह से ये चेंज आया है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मैच्योरेशन। करेक्ट। या फिर हमें एक और एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं कि मैंने एक ट्रेनिंग मेथड बनाया। करेक्ट। आई हैव मेड अ ट्रेनिंग मेथड। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। जस्ट अ सेकेंड। मैंने बनाया एक ट्रेनिंग मेथड और मेरा ये मानना है कि अगर आप इस ट्रेनिंग मेथड को फॉलो करते हैं, अगर आप इस ट्रेनिंग मेथड को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका मसल मास इंक्रीज होगा। और ये जो ट्रेनिंग मेथड है ये स्पेसिफिकली 9 से 10 साल के बच्चों के लिए है। करेक्ट। मैंने ट्रेनिंग मेथड बनाया और मैंने बच्चों को कहा कि आप मेरी ये ट्रेनिंग मेथड को फॉलो कीजिए। करेक्ट। और 2 से 3 साल बाद मैंने देखा कि बच्चों का मसल मास सच में बढ़ गया। करेक्ट। या वी कैन से 4 साल बाद, 4 साल बाद 10 साल का बच्चा 14 साल का हो जाएगा। और मैंने इस 14 साल के बच्चे के अंदर देखा कि जब ये 10 साल का था तब इसके अंदर मसल मास ज्यादा नहीं थी। जब ये ट्रेनिंग मेथड को फॉलो किया और 4 साल बाद उसके अंदर मसल मास बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। करेक्ट। तो क्या ये जो मसल मास इंक्रीज हुआ है, क्या ये ट्रेनिंग मेथड की वजह से हुआ है? नहीं। बच्चा पहले चाइल्डहुड एज में था और अब बच्चा टीन एज में आ चुका है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी बच्चा चाइल्डहुड से टीन एज में जाता है तो उसके मसल मास में इंक्रीज होता है। तो ये जो मसल मास में जो इसका इंक्रीमेंट हुआ है वो ट्रेनिंग मेथड की वजह से नहीं हुआ है, वो उसकी एज की वजह से हुआ है। करेक्ट। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मैच्योरेशन एंड इट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी। करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ कम्स टेस्टिंग। व्हाट इज टेस्टिंग? नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस हियर। मान लीजिए कि मैंने एक ट्रेनिंग मेथड बनाया। ट्रेनिंग मेथड। और मेरा ये मानना है कि अगर आप इस ट्रेनिंग मेथड को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी मोटर फिटनेस इनहैंस हो जाएगी। मोटर फिटनेस, आपके अंदर एजिलिटी आ जाएगी, आपके अंदर कोऑर्डिनेशन आ जाएगा। चक्का। करेक्ट। तो स्टैटिस्टिक्स में, आई एम सॉरी, रिसर्च में दो चीजें होती है। द फर्स्ट वन इज प्री टेस्ट एंड द सेकंड वन इज पोस्ट टेस्ट। हम क्या करते हैं, हम अपने सैंपल का पहले टेस्ट लेते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि हमारा सैंपल कितने पानी में है, सैंपल को कितना आता है। राइट। ओके। मैंने एक कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज कराया मोटर फिटनेस का, कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज मोटर फिटनेस का। और मैंने ये देखा कि उसमें मेरे सैंपल से कितने मार्क्स आ रहे हैं। आउट ऑफ 10 मान लो मेरे सैंपल ने 5 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 10। मैंने एक मोटर फिटनेस टेस्ट कंडक्ट किया जिसमें मेरे सैंपल ने आउट ऑफ 10 5 मार्क्स स्कोर किया। राइट। उसके बाद मैंने ये ट्रेनिंग मेथड उसको प्रोवाइड कराया 7 डेज के लिए, 1 वीक के लिए मैंने उसको एक ट्रेनिंग मेथड प्रोवाइड कराया। करेक्ट। उसके बाद जब मैंने वापस से इनका टेस्ट लिया तब मुझे पता चला कि इन्होंने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है पोस्ट टेस्ट में। करेक्ट। तो क्या ये जो इंप्रूवमेंट आया है, क्या ये मेरी ट्रेनिंग की वजह से आया है? जरूरी नहीं है। क्यों? जब आपने अपने सैंपल का प्री टेस्ट लिया था तब आपके सैंपल को पता ही नहीं था कि मोटर फिटनेस एक्सरसाइज क्या होती है। जब वो पहली बार जब वो उस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया तो वो एक्सरसाइज उसके लिए बहुत ही नया था। करेक्ट। अब जब वो पोस्ट टेस्ट जब वो देने जाने वाला था तब उसको पता था कि कौन कौन से एक्सरसाइज उसको परफॉर्म करने हैं, जिसकी वजह से उसके मन में एक आइडिया आ गया। राइट। और उस आइडिया की वजह से उसने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स से मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने एक साइकोलॉजी टेस्ट कंडक्ट की 10th क्लास के बच्चों की। क्या कंडक्ट किया? साइकोलॉजी टेस्ट, जिसमें मैंने उन बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे एंड दैट क्वेश्चंस वर वेरी टफ, वेरी इंटिमिडेटिंग। करेक्ट। वो क्वेश्चंस के आंसर करना बहुत ही ज्यादा टफ था। वो काफी ज्यादा रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड वो क्वेश्चंस थे। राइट। और मैंने ये पाया कि उन्होंने अच्छे से आंसर नहीं किए उन क्वेश्चंस के। दे स्कोर्ड 1 आउट ऑफ 10। करेक्ट। फिर मैंने उनकी काउंसलिंग की। 1 आउट ऑफ 10 की।
और वापस से मैंने उनका पोस्ट टेस्ट लिया। दिस वाज प्री टेस्ट, करेक्ट। और इसके बाद मैंने लिया पोस्ट टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, करेक्ट। मैंने प्री टेस्ट लिया, उसमें मैंने देखा, मैंने उन बच्चों से क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चंस काफी टफ थे, काफी हार्ड थे, और उन्होंने उस साइकोलॉजी टेस्ट में 1 आउट ऑफ 10 स्कोर किया। उसके बाद मैंने उन बच्चों को काउंसलिंग दिया और मैंने लिया उनका पोस्ट टेस्ट, और मैंने पाया कि इस बार पोस्ट टेस्ट में उन्होंने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने स्कोर किया 8 आउट ऑफ 10। तो क्या ये जो मार्क्स में इंक्रीमेंट है, क्या वो मेरे काउंसलिंग की वजह से है? ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पहली बार मैंने उनका जब प्री टेस्ट लिया था, तब उनको पता ही नहीं था कि मैं किस तरीके के क्वेश्चन्स उनसे पूछने वाला हूँ। इसलिए उन्होंने इतने कम मार्क्स स्कोर किए हैं। लेकिन जब मैंने पोस्ट टेस्ट लिया, तब उनको एक आइडिया हो गया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछने वाला है इंटरव्यूअर, और इस वजह से उन्होंने इतना अच्छा इम्प्रूव किया है। करेक्ट? आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ टेस्टिंग। आपने जो प्री टेस्ट लिया हुआ है, वो प्री टेस्ट इन्फ्लुएंस करता है आपके पोस्ट टेस्ट को। करेक्ट? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रैक्टिस इफेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन कम्स इंस्ट्रूमेंटेशन। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेशन? चेंज इन द मेजरिंग टूल और ऑब्जर्वर्स क्राइटेरिया ओवर टाइम। अगर आप अपने मेजरिंग टूल को ही चेंज कर देते हैं, दैट इज वेइंग मशीन, या फिर स्टेडियोमीटर, या फिर ग्रिप डायनामोमीटर, या आपका जो मेथड है, जिस मेथड से आप टेस्ट करने वाले हैं, अगर आप बाद में उस मेथड को ही चेंज कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका इंटरनल वैलिडिटी डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपको सेम मेथड, सेम टूल अप्लाई करना है अपने पूरे रिसर्च प्रोसेस में। देन कम्स सिलेक्शन बाइस। व्हाट इज सिलेक्शन बाइस? ग्रुप आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्ट, नॉन रैंडम असाइनमेंट। आपने आपका जो सैंपल है, वो ही आपने सही तरीके से चूज नहीं किया है, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि एक एग्जांपल से अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो बच्चे हैं, एक का नाम है अरुण और एक का नाम है शशि, और मैं इन दोनों को बास्केटबॉल सिखाना चाहता हूँ। मैंने 2 महीने तक अरुण को बास्केटबॉल ट्रेनिंग दी, लेकिन एंड रिजल्ट ये निकला कि अरुण बास्केटबॉल नहीं सीख पाया। करेक्ट? तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे टीचिंग टेक्निक में कुछ फॉल्ट है। तो मैंने किसी रिसर्च किया और मैंने एक नया टीचिंग टेक्निक बनाया, और मेरा ये मानना है कि अगर मैं इस नए टीचिंग टेक्निक को अगर मैं अप्लाई करता हूँ, तो बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। करेक्ट? तो अब मैंने टीचिंग टेक्निक शशि के ऊपर अप्लाई किया, और शशि को मैंने 2 महीने तक ट्रेनिंग दी, और मैंने पाया कि शशि बास्केटबॉल सीख गया। तो क्या ये जो इंप्रूवमेंट दिखा है शशि के ऊपर, क्या ये मेरे टीचिंग टेक्निक के ऊपर की वजह से है? नहीं। द थिंग इज, अरुण एक वेट लिफ्टर है और शशि एक बास्केटबॉल प्लेयर ही है। अरुण बास्केटबॉल क्यों नहीं सीख पाया? क्योंकि अरुण का गेम बास्केटबॉल है ही नहीं, वो एक वेट लिफ्टर है। लेकिन शशि बास्केटबॉल क्यों सीख पाया? क्योंकि उसको बास्केटबॉल आता है पहले से। तो जो इंप्रूवमेंट जो मुझे दिखाई दिया है, वो मेरे टीचिंग टेक्निक की वजह से नहीं है। वो इंप्रूवमेंट इस वजह से है क्योंकि शशि को पहले से बास्केटबॉल खेलना आता है। करेक्ट? तो दिस इज व्हाट द थ्रेट इज, सिलेक्शन बायस। आपने जो सैंपल है, वो सैंपल ही गलत सेलेक्ट किया है। आपको एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए था जिसको बास्केटबॉल आता ही ना हो। करेक्ट? ये है आपके एरर सैंपल में, और इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन बायस, एंड दिस इज अ थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी। करेक्ट? नाउ अनदर थिंग इज मोर्टेलिटी या एट्रिशन। क्या मतलब निकलता है इसका? आपने जो पार्टिसिपेंट सेलेक्ट किए हैं, वो एंड में ड्रॉप आउट कर जाते हैं, एंड में वो उस रिसर्च प्रोसेस का पार्ट ही नहीं रहते, और आपको दूसरा सैंपल लेना पड़ता है, एंड दिस कुड बी अ थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी। करेक्ट? क्योंकि आपने जो प्री टेस्ट दिया है वो किसी और सैंपल को दिया है, और पोस्ट टेस्ट, क्योंकि आपका जो पहला प्री टेस्ट वाला जो सैंपल है उसने छोड़ दिया है, इसलिए आपको पोस्ट टेस्ट में दूसरा सैंपल लेना पड़ रहा है। इस वजह से आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज है वो डिफरेंट नजर आ सकता है, एंड दिस कुड बी अ थ्रेट टू योर इंटरनल वैलिडिटी। करेक्ट? आई होप यहां तक समझ में आया होगा। देन कम्स स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। व्हाट इज दिस? एक्सट्रीम स्कोर्स naturally moving towards the mean retesting.
क्या मतलब निकलता है इसका? जैसा कि मैंने फिर से एक ट्रेनिंग मेथड बनाया, ट्रेनिंग मेथड, और मेरा ये मानना है कि इस ट्रेनिंग मेथड से जो आपकी 100 मीटर की जो स्प्रिंटिंग क्वालिटी है, स्प्रिंटिंग टाइम है, वो इम्प्रूव हो जाएगा। करेक्ट? आपका जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। राइट? मैंने लिया पहले प्री टेस्ट। करेक्ट? उस प्री टेस्ट में मैंने 100 सैंपल्स को पार्टिसिपेट कराया। 100 पार्टिसिपेंट्स थे, आई एम सॉरी, उस प्री टेस्ट में 10 पार्टिसिपेंट्स थे। कितने? 10। और उन 10 पार्टिसिपेंट्स को मैंने 100 मीटर का रेस भगाया। राइट? और मैंने पाया 10 में से 2 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 11 सेकेंड्स में कंप्लीट किया है इस रेस को। राइट? और जो बाकी के जो 3 हैं उन्होंने कंप्लीट किया है 12 सेकेंड्स में, और जो बाकी के जो बचे हैं 5, उन्होंने कंप्लीट किया है इस रेस को 15 सेकेंड में। करेक्ट? अब मैं उनको एक ट्रेनिंग दूंगा 1 हफ्ते तक, और 1 हफ्ते तक ट्रेनिंग देने के बाद मुझे पता चला कि जब मैंने वापस से पोस्ट टेस्ट लिया तो मैंने देखा कि जो 2 लोग हैं उन्होंने तो 11 सेकंड में ही कंप्लीट किया। जो बाकी के जो 3 लोग हैं उन्होंने 12 सेकंड में ही कंप्लीट किया। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द 5 है इन्होंने भी 13 सेकंड में कंप्लीट कर लिया। आया बात समझ में? जो ये लास्ट के जो 5 लोग थे, ये जो पहले 15 सेकंड में कंप्लीट कर रहे थे, ये अब 13 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं। राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है इनके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया है। क्या ये इंप्रूवमेंट आपके ट्रेनिंग मेथड की वजह से आया है? जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन पार्टिसिपेंट्स के अंदर एक कॉम्पिटिटिव बिहेवियर अराइज हो गया। उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिसिपेंट्स 11 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स 12 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों पीछे रहे। इन्होंने और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एफर्ट मारा है, जिस वजह से ये जो लोग जो पहले 15 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहे थे, ये अब 13 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहे हैं। व्हिच मींस ये जो आपका मीन स्कोर है, आपका जो एवरेज स्कोर है, ये एवरेज स्कोर के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाकी जो लोग हैं उनके साथ सुर से सुर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट? इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। जो कई सारे लोग जो पहले पीछे छूट चुके थे, उन्होंने ऐसा सोचा, उनके उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव बिहेवियर आया और वो सबके साथ चलने की कोशिश की है। तो ये जो इंप्रूवमेंट है ये उस बिहेवियर की वजह से आया है, ये ट्रेनिंग मेथड की वजह से नहीं आया है। करेक्ट? आई होप यहां तक कि आपको समझ में आया होगा। देन कम्स सोशल इंटरेक्शन इफेक्ट। क्या होता है ये? पार्टिसिपेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। राइट? जैसे कि आपने प्री टेस्ट लिया और आपने पोस्ट टेस्ट लिया। प्री टेस्ट में जो पार्टिसिपेंट्स, लेट्स से अनदर एग्जांपल, मान लीजिए की बात है कि मैं 100 बच्चों का टेस्ट लेने वाला हूँ। करेक्ट? अब इन 100 बच्चों को मैं 50-50 में डिवाइड कर देता हूँ। 50 फर्स्ट बैच एंड द 50 सेकंड बैच। करेक्ट? मैं इनका मोटर फिटनेस टेस्ट लेने वाला हूँ। क्या? मोटर फिटनेस टेस्ट। ये जो फर्स्ट बैच है, इनका जो मैं फिटनेस टेस्ट लेने वाला हूँ, ये मैं लेने वाला हूँ 3 बजे। करेक्ट? और मैंने इनको बताया नहीं है कि मैं कौन सा टेस्ट लेने वाला हूँ। राइट? और ये जो बच्चे हैं, ये जो सेकंड बैच है, इनका मैं फिटनेस टेस्ट लेने वाला हूँ 6 बजे। करेक्ट? अब ये जो बच्चे आए, ये जो 3 बजे जो टेस्ट परफॉर्म किए, तो इनको पता चल गया कि टेस्ट में क्या-क्या होने वाला है। और ये जो बच्चे हैं, ये जाके इन बच्चों को बता देते हैं कि ये टेस्ट होने वाला है आपके 6 बजे। तो ये बच्चे, इनको ऑलरेडी पता है कि टेस्ट में क्या-क्या होने वाला है। करेक्ट? तो ये इनसे तो बेटर परफॉर्म करेंगे। राइट? दिस इज व्हाट वी कॉल सोशल इंटरेक्शन इफेक्ट। पार्टिसिपेंट इन द डिफरेंट ग्रुप्स इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज सोशल इंटरेक्शन इफेक्ट। करेक्ट? यहां पे मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी के। करेक्ट? अब हम इससे रिलेटेड हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपका आया था CUET PG 2025। मैंने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था। सो लेट्स सॉल्व दिस। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने सॉल्व किया होगा। लेट्स रीड द क्वेश्चन।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड एज आर कंसिडर्ड एज थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी? इनमें से कौन कौन से थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी कंसिडर किए जाते हैं? सबसे पहला आता है आपका टेस्टिंग। क्या ये होता है? एग्जैक्टली ये होता है बिल्कुल, जिसमें आते हैं आपके प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। जो प्री टेस्ट आपके पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। करेक्ट, तो ये तो है ऑप्शन। तो हमको वो ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा जिसमें ए नहीं है। इसमें ए प्रेजेंट नहीं है। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन। हमने अभी पढ़ा है इंस्ट्रूमेंटेशन। लेट मी शो यू दिस। दिस इज इंस्ट्रूमेंटेशन। क्या होता है इंस्ट्रूमेंटेशन? हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स को ही हम चेंज कर देते हैं, तो इससे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में जाहिर सी बात है चेंजेस नजर आते हैं। करेक्ट, तो क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है? बिल्कुल है। करेक्ट। अब आपको ये देखना है कि बी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। प्रेजेंट नहीं है यहाँ, इन दोनों में भी है, ए बी, इसमें बी प्रेजेंट नहीं है। ये ऑप्शन भी हो जाता है आपका एलिमिनेट। देन कम्स फेलियर टू डिस्क्राइब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लिसिटी। हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। करेक्ट, तो जहां जहां पे सी है उसको आपको रिजेक्ट करना होगा। ओके, देन कम्स स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। ये हमने पढ़ा है कि जो आपके एक्सट्रीम स्कोर्स है वो मीन स्कोर के पास आने की कोशिश करते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन, ए बी एंड डी। इजी। आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी। करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम देखते हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रिसर्च। करेक्ट, हमारे पास दो टाइप के मेथड्स होते हैं जिसमें से एक ही हम यूज करते हैं, दैट इज साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रिसर्च, और एक होता है हमारा अनसाइंटिफिक मेथड। करेक्ट, कि हम जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। करेक्ट, ये बहुत इजी है और ये काफी ज्यादा कोरिलेट किया जाता है आपके स्टेप्स इन रिसर्च। ओके, द फर्स्ट जो हमारा साइंटिफिक मेथड है दैट इज आस्क अ क्वेश्चन। करेक्ट, जिसको हम स्टेप्स इन रिसर्च में डिफाइनिंग द प्रॉब्लम भी बोलते हैं। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, इसी को यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन लिखा गया है। डिफाइन अ साइंटिफिक टॉपिक टू स्टडी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। आपने जो ऑब्जर्व किया है उसके हिसाब से आप अपने प्रॉब्लम को या अपने क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। करेक्ट, उसके बाद सेकंड है आपका बैकग्राउंड रिसर्च, जिसको हम लिटरेचर रिव्यू भी बोलते हैं। लिटरेचर रिव्यू, इन्वेस्टिगेट एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड लिटरेचर ऑन द टॉपिक। आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो कि पहले की जा चुकी है, आप उसके हिसाब से नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। जो पुराने लिटरेचर्स है आप उनको ओवरव्यू करते हैं, दैट इज बैकग्राउंड रिसर्च, या जिसको हम लिटरेचर रिव्यू भी बोलते हैं। करेक्ट, देन कंस्ट्रक्ट अ हाइपोथेसिस। आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। क्या होता है हाइपोथेसिस? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपका अजम्पशन है दैट इज नॉन एज योर हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेट एंड एजुकेट गेस और टेस्टेबल फॉल्सिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। करेक्ट, देन कम्स टेस्ट हाइपोथेसिस विथ एन एक्सपेरिमेंट। आपको आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करना पड़ेगा। डिजाइन एंड एग्जीक्यूट अ प्रोसीजर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस इंश्योरिंग इट इज रिप्रोड्यूसेबल, विच मीन्स आप अपने हाइपोथेसिस को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट करते हैं कि क्या आपका अजम्पशन सही है या गलत है। देन कम्स डेटा एनालिसिस। क्या होता है? रिकॉर्ड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट्स द रिजल्ट। आपने जो डेटा कलेक्ट किया है और आपने जो हाइपोथेसिस टेस्ट किया है उसके बेसिस पे आप अपने डेटा को एनालिसिस करते हैं और फिर आप ये डिटरमाइन करते हैं कि आपका जो अजम्पशन था वो सही था या गलत था। करेक्ट, देन कम्स कंक्लूजन्स। आप जो डेटा एनालिसिस करते हैं और जो आप हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं उसके बाद आप कंक्लूजन निकालते हैं। डिटरमाइन वेदर द डेटा सपोर्ट्स और रिफ्यूट्स द हाइपोथेसिस। करेक्ट, देन कम्स कम्युनिकेट रिजल्ट्स, पब्लिश और प्रेजेंट फाइंडिंग्स, ऑफन इट्स प्री रिव्यूड जर्नल्स फॉर फर्दर रिव्यू। करेक्ट, आपने जो रिजल्ट निकाला है उस रिजल्ट को आपको पब्लिश करना होगा, दैट इज कम्युनिकेट रिजल्ट। सो दिस वाज द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रिसर्च। करेक्ट, इसी तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यही एकमात्र तरीका है। देन कम्स अनसाइंटिफिक मेथड। अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रिसर्च।
और इसको हम यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल भी, हरगिज नहीं। पहला क्या होता है आपका, व्हाट इज टेनासिटी? ट्रेडिशन, holding on to belief or traditions because they have been believed for a long time regardless of contrary evidence। आप कोई बहुत पुरानी प्रथा या कोई बहुत पुराना जो नॉलेज है, आप उसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं क्योंकि कई सारे लोग उसके ऊपर बिलीव रखते हैं और आप उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। दैट इज टेनासिटी, होल्डिंग ऑन टू बिलीफ और ट्रेडिशन बिकॉज दे हैव बीन बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। करेक्ट। जैसे कि पहले ये माना जाता था कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और सभी लोग इसी चीज को बिलीव करते थे। करेक्ट। इसी को हम बोलते हैं टेनासिटी। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप इसलिए बिलीव कर रहे हैं क्योंकि सभी लोग बहुत लंबे टाइम से बिलीव कर रहे हैं। देन कम्स इंट्यूशंस और हंचेस। क्या मतलब होता है इसका? relying on personal subjective or gut feeling that something is true which cannot be tested or verified। क्या होता है इंट्यूशन? कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो सही हो सकता है। जैसे हम किसी चीज को लेके पहले से हम धारणा बना लेते हैं कि इस तरीके के लोग अच्छे नहीं होते, उस तरीके के लोग अच्छे नहीं होते, जो लोग यहाँ रहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं वो लोग ऐसे होते हैं, जो यूपी में रहते हैं वो ऐसे होते हैं। ये हमने पहले से ही अपनी इंट्यूशंस बना ली है। करेक्ट। जो कि टेस्टेड नहीं होते और ना ही वो वेरीफाइड होते हैं। करेक्ट। देन कम्स अथॉरिटी। क्या होता है अथॉरिटी? एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशन एज ट्रूली सिंपली बिकॉज अ पर्सन इन एन अथॉरिटेटिव पोजिशन और एन एक्सपर्ट asserts इट विदाउट चेकिंग एविडेंस। इसका क्लियरली मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन है जो आपसे सीनियर है, जिसके पास अथॉरिटी है, अगर उसका कोई बिलीफ है, करेक्ट, अगर वो किसी चीज पे विश्वास रखता है तो आप भी उस चीजों पर विश्वास रखते हैं। दैट इज अथॉरिटी। उसका कोई एविडेंस नहीं है सही होने का, ना ही उसका कोई वेरिफिकेशन है सही होने का, बस क्योंकि वो आपका सीनियर है और वो ऐसा बिलीव रखता है, इसलिए आप उस चीज पे बिलीव रखते हैं। दैट इज अथॉरिटी। करेक्ट। देन कम्स पर्सनल एक्सपीरियंस, drawing conclusion based on solely on limited personal observation और individual anecdotes। क्या मतलब निकलता है इसका? अगर जैसे मेरा ये मानना है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टेट है, लेट्स से हरियाणा, और मेरा ये मानना है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती है, ये मेरा मानना है। मेरा एक दोस्त है, उसका भी यही मानना है कि हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। एक और मेरा दोस्त है, उसका भी ये मानना है। मेरे 4 दोस्तों का मानना है कि हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। तो जो 5वां बंदा है वो इन 4 बंदों की जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, इसको वो बिलीव कर लेता है और उसका भी यही मानना हो जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। लेकिन क्या वो एक्चुअल में होते हैं? नहीं। देयर आर मेनी मोर फ्रेंड्स ऑफ माइन हु बिलोंग्स टू हरियाणा एंड दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी पीसफुल। करेक्ट। क्योंकि 4 लोग का मानना ये है, 4 लोग के पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हैं कि यहाँ के लोग अग्रेसिव होते हैं, तो 5वां बंदा भी इन बातों पे सहमत हो जाता है। दैट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। Then comes wishful thinking and bias. Unconsciously biasing research to confirm the pre-existing belief or ignoring contradictory evidence। इसका मतलब ये है कि जो pre-existing beliefs है, आप उनके ऊपर रिलाय कर रहे हैं, आप उन पर बिलीव कर रहे हैं। इंडीड उसके कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस मौजूद है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने वाले कई सारे एविडेंसेस है जो मौजूद है, उसके बाद भी आप कुछ बिलीव्स पे यकीन कर रहे हैं। जैसे कि गैलीलियो ने ये फाइंड किया था कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, अर्थ सर के अराउंड रिवॉल्व करती है। लेकिन फिर भी कई सालों तक लोग ये बिलीव करते थे कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। उसके एविडेंसेस भी मौजूद थे, लेकिन लोगों का बिलीफ चेंज नहीं हुआ। करेक्ट। सो दिस वर दी अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रिसर्च। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है जो हम अभी सॉल्व करेंगे। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CUT PG 2023। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अमंग द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रिसर्च विच इज referred as unscientific and least reliable source of knowledge as a research clinging to certain beliefs regardless of lack of supportive evidences। अनसाइंटिफिक मेथड्स के बारे में पूछा गया है जो कि रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है
और साइंटिफिक एविडेंस उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। तो हमने अभी पढ़ा है टेनेसिटी इज द राइट आंसर। टेनेसिटी का मतलब क्या होता है? आप जो पुराने ट्रेडिशंस पे जो आप बिलीव कर रहे हैं जिसका ट्रू होने का कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है। दिस इज व्हाट द टेनेसिटी। आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, राइट? ओके, आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर मैं और आगे पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करोगे इतनी लंबी वीडियो देखना। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है देन कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वेरिएबल्स, जो नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। Next video is going to be your last video for the research, aptitude. Next video is going to be the last video. So I hope everything is clear to you, every concept is clear to you. If you have any doubt, then you can ask on the comment section. Comment section is open for you. See you in the next video. Till then, goodbye.